कार्य या महत्व, यानी द इम्पोर्टेंस और द फंक्शंस ऑफ कास्ट सिस्टम। तो इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा। पहला होता है व्यक्तिगत जीवन के लिए कार्य, द वर्क फॉर इंडिविजुअल वन। दूसरा होता है जातीय समुदाय के लिए कार्य, द इम्पोर्टेंस और द फंक्शन फॉर द कास्ट कम्युनिटी। और तीसरा होता है, इसी कैटेगरी को हम बोलते हैं संपूर्ण राष्ट्र के लिए कार्य, द फंक्शंस और द इम्पोर्टेंस फॉर द होल नेशन। तो इस 3 कैटेगरी के अंदर हम चर्चा करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस और द इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। तो पहला देखते हैं व्यक्तिगत जीवन के लिए, द फंक्शंस फॉर इंडिविजुअल लाइफ। बिल्कुल ऐसा विषय है, द सब्जेक्ट इट इज पर्टेनिंग टू द ह्यूमैनिटी। जब अपने आस पास देखते हैं तो आप फिर सोचेंगे कि तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल सकते हैं। तो कास्ट सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सामाजिक स्थिति का निर्धारण। इसको समझने के लिए इसका जो काउंटर पार्ट है उसको ध्यान रखिए। इसका काउंटर पार्ट क्या होता है, उसको हम बोलते हैं वर्ग, यानी क्लास। वर्ग के लिए मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, हाउ डू वी डिफाइन क्लास। वर्ग का मतलब होता है एक प्रकार की आजीविका कमाने वाले लोगों का समूह। एक दूसरा डेफिनेशन होता है कि जन्म को छोड़कर बाकी किसी आधार पर आपने अगर समूह का निर्धारण किया है, यू आर फॉर्मिंग द ग्रुप अदर देन द बेसिस ऑफ बर्थ, इट इज कंसिडर्ड एज अ क्लास। वो संपत्ति के आधार पर हो सकता है। आप किसी कॉलोनी में जाते हैं तो LIG, MIG, HIG, लोअर इनकम ग्रेड हाउसेस हैं, मिडिल इनकम ग्रेड हाउसेस हैं, अपर इनकम ग्रेड या हायर इनकम ग्रेड हाउसेस हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो डिवीजन है, वो किस आधार पे है, इनकम ग्रेड के आधार पर। एक होता है कि एक प्रकार का जो काम करते हैं, तो काम करते हैं तो जितने भी क्लर्क हैं उनका एक ग्रुप हो गया। अभी स्ट्राइक चल रहा है, सारे शिक्षक हैं तो उनका एक समूह हो गया। तो एनी एसोसिएशन, एनी फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप अदर देन द बर्थ, यानी जिसका निर्धारण जन्म को छोड़कर किसी और आधार पर हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो वर्ग हो गया। तो आप अगर जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, तो काउंटर पार्ट में इसको ध्यान रखिए। तो वर्ग में क्या होता है, एक व्यक्ति, अभी जिस हम समाज में हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको नौकरी चाहिए है। नौकरी क्यों चाहिए है, इससे आपकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण होगा। ये डिफाइन करेगा कि समाज में आप किस स्तर पे हैं, आप अपने स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं, तो वो जो स्टेटस है वो डिफाइन करेगा। तो जो जाति व्यवस्था में एक पहले से हो जाता था कि आपकी सामाजिक स्थिति लगभग तय है, आपको क्या करना है। वर्ग में ये बात नहीं है। वर्ग का जो आधार है या इसका जो निर्धारण होता है वो जन्म से नहीं होता है। उसमें हमको चिंता करना पड़ता है, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, अभी की जो स्थिति है। लेकिन जाति व्यवस्था अगर होती है तो आपको आपकी सामाजिक स्थिति का पता है। तो एक चीज का बहुत अच्छा फंक्शन था व्यक्तिगत जीवन के लिए, फॉर द इंडिविजुअल वन, दैट यू आर हैविंग योर सोशल स्टेटस, ऑल द वर्क रिलेटेड टू द सोशल स्टेटस। ये आपकी सामाजिक स्थिति का कार्य करता है, इसका निर्धारण करता है। दूसरे स्टेप पे आते हैं मानसिक सुरक्षा। मानसिक सुरक्षा का मतलब है मेंटल सेफ्टी, मेंटल एश्योरेंस। कैसा एश्योरेंस हो गया, अब आपको मालूम है कि आपका एक समूह है, आपकी एक जाति है, तो इसमें जो आपको पद मिलना है, द पोस्ट विच यू आर गोइंग टू होल्ड और द वर्क दैट इज गोइंग टू बी असाइंड यू, जो आपको कार्य दिया जाना है वो कैसे दिया जाए। ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मालूम है उसको कौन सा कार्य करना है, तो उसको पुरोहित का कार्य करना है, उसको अध्ययन अध्यापन का कार्य करना है, तो उसके लिए एक मानसिक सुरक्षा है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग चूंकि खुलापन देता है, बांध के नहीं रखता है, तो
तो क्या होता है, वर्ल्ड में बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं। सुसाइडल केस, या क्यों होता है सुसाइडल केस? बनना कुछ और चाहते थे, वो बन नहीं पा रहे थे। यहाँ कोई समस्या नहीं होगी, आपको पद और कार्य तो आपको जन्म के साथ ही मिलेगा ना। जिस जाति में जन्म हुआ वहाँ पर डिसाइड होते हैं। तो प्राचीन समाज में बहुत ज़्यादा घटनाएं नहीं होती थी, आप मानते हैं। आधुनिक समाज में बहुत ज़्यादा होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम 10th क्लास नहीं कर पाया सुसाइड करने की, क्योंकि हमने बहुत कुछ सोच रखा था कि 10th क्लास हमको ये करना है, 10th क्लास नहीं कर पाया। तो एक मानसिक सुरक्षा देता है, क्योंकि हमारे पद और हमारे कार्य नियत होते हैं। इट इज फिक्स, द पोस्ट एंड द वर्क दैट इज बीइंग असाइन्ड अस, दैट इज ऑलरेडी फिक्स। तीसरा होता है, इसी से रिलेटेड हो गया, व्यवसाय का निर्धारण। द फिक्सेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन फाइनल है, क्या काम करता है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड, इसमें कुछ और भी चीजें आपको मिलेंगी। और एक होता है जिसको हम लोग बहुत प्रमुख विशेषता बोलते हैं, जो जाति व्यवस्था का एक आधार है। क्या है वो? एंडोगमी, अंतर्विवाही। जाति अंतर्विवाही होता है। तो इसका मतलब यह है कि वैवाहिक समूह का निर्धारण हो गया है। वैवाहिक समूह निश्चित है, किस समूह में आपका विवाह होना है, दैट इज आल्सो डिसाइडेड। द मैरिटल ग्रुप, इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, सो यू आर नॉट मूविंग टू अदर ग्रुप्स। अब आपके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं है, आप अपने समूह में ही अच्छा ऑप्शन करा सकते हैं। तो वैवाहिक समूह, मैंने बताया था कि देखिए ये वैवाहिक समूह बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर जब हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं। तो वैवाहिक समूह निश्चित हो जाता है, ये पूरी जाति व्यवस्था का आधार है। अभी जाति व्यवस्था में जब हम बोलते हैं कि हम लोग आधुनिक समाज में आ गए हैं, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बावजूद उसके वैवाहिक समूह, जो जाति का अंतर्विवाही गुण है, वो अभी भी विद्यमान है। आप सोच के देखिए अपने परिवेश में, जब हम विवाह की बात करते हैं तो एक पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए अपने उस जाति समूह में ही देखता है। बाकी छुआछूत में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है, बाकी जो स्तरीकरण है, जो स्ट्रेटिफिकेशन था, उसमें बहुत भेदभाव अब नहीं रहा, अब खुलापन आ गया है। बावजूद इसके अंतर्विवाही व्यवस्था अभी भी समाज में मौजूद है और उनको देखा है। और दूसरा होता है एक सामाजिक सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुरक्षा, सोशल सेफ्टी। How the social safety is being driven from this concept? तो सामाजिक सुरक्षा, हमने तो एक पक्ष देखा, कल हमने चर्चा की थी कि खाप पंचायत है। खाप पंचायत क्या करता है कि वो जरूरत से ज़्यादा रिजिड होता है और अपने समूह से बाहर किसी को जाने नहीं देता है, एग्जाम्पल देता है। लेकिन आप उसका दूसरा पहलू देखिए, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए कि सामाजिक सुरक्षा कैसी हुई कि आपके जाति में किसी ने आपको परेशान किया, कोर्ट में जाना, मुकदमा लड़ना एक लंबा प्रोसेस होता है। आप अपनी जाति पंचायत के बाद बताते हैं और जाति पंचायत बैठती है और तुरंत निर्धारण हो जाता है, फाइनल हो जाता है, डिसीजन हो जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं समाज में, क्योंकि अभी हमारा समाज अंतर्विवाही है। अंतर्विवाही में क्या हो रहा है? विवाह होने के बाद दहेज से संबंधित या कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, घरेलू हिंसा की घटना हुई, और आप कोर्ट जाने के बजाय पहला रिपोर्ट करते हैं आप अपने जाति पंचायत में, और जाति पंचायत बैठती है और बहुत अच्छा डिसीजन दे देती है, आपका सोल्यूशन मिल जाता है बिना ज़्यादा समय, बिना ज़्यादा पैसा खर्च। तो जाति पंचायत आपको सामाजिक, मतलब जाति की वजह से आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान होती है। ये कुछ पॉजिटिव चीज़ ये जीवन की। संगठन होता है, जाति संगठन होते हैं। अगर किसी को कोई मुसीबत है तो जब जाति के लोग मिलते हैं और बड़े अच्छे से हाथ बटाते हैं, तो अपना हाथ, दे ऑल आर एक्सटेंडिंग देयर हेल्पिंग हैंड एंड द वर्क इज टू बी परफॉर्म वेरी नाइसली, द कोऑपरेशन। तो जाति स्तर पर कोऑपरेशन बहुत अच्छा मिलता है। और
पनिशमेंट हो गया, संगठन हो गया और सहायता, और भी इसके फायदे होते हैं, लेकिन उसको हम थोड़े से दूसरी कैटेगरी में देखेंगे। तो अब अगली कैटेगरी देखते हैं, जातीय समुदाय से संबंधित कार्य, यानी कैसा सामाजिक स्थिति का कार्य। पूरी सोसाइटी में आपका एक सोशल स्टेटस होता है। अभी आपकी जो आइडेंटिटी है, आप एज अ स्टूडेंट या इफ यू आर इंगेज इन सम जॉब, आपका एक सोशल स्टेटस है। तो जब जिस जाति में हम जन्म लेते हैं ना, तो सामाजिक स्थिति हमारी वहीं से तय हो जाती है। ये इसमें बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना पड़ता। आप थोड़े वैसे समाज की कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है, उसकी स्थिति, एक राजा का बेटा है, तो उस, यानी राजा का उदाहरण बहुत अच्छा नहीं होगा, क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय को कौन सा काम करना है, क्षत्रिय की स्थिति क्या होगी समाज में, उसको मालूम है। ब्राह्मण वेदाध्ययन करता था, जो धार्मिक कार्य होते थे उसका संपादन करता था, अध्ययन अध्यापन करता था। और क्षत्रिय क्या करता था, प्रजा की रक्षा करना, यानी समाज की रक्षा करने का दायित्व क्षत्रिय का होता था। तो उसकी सामाजिक स्थिति तो वहीं से तय हो जाती थी। एक जो वैश्य समुदाय का व्यक्ति है, वैश्य जाति का जो व्यक्ति है, तो उसको अपना काम कौन सा करना है कि उसको उस पूरी प्रजा के लिए भरण पोषण का कार्य करना है, वहाँ की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़े उस पर वर्क करना है। तो सामाजिक स्थिति नियत हो जाती थी, तो हमारे लिए बहुत जद्दोजहद नहीं होती थी कि हम किस फील्ड में जाएंगे। हाँ, इसीलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं किया। देखो, सामाजिक स्थिति में एक स्टेटस फाइनल हुआ, एक समाज, और उसके अंदर क्योंकि जाति का मेन रीज़न ये है कि एक तो जन्म हो गया, और जन्म के अलावा उसका व्यवसाय, ऑक्यूपेशन किसमें इन्वॉल्व होगा, तो दो ही मेन थे, बाकी चीज़ें एडिशनल जुड़ती थी। तो एक तो सामाजिक स्थिति होगी कि हमारी स्थिति क्या होगी समाज में। अभी देखिए क्या होता है, वर्ग में जब हम लोग देखते हैं कि वर्ग संघर्ष अगर है, तो वर्ग संघर्ष का आधार क्या होता है, एक के पास पूंजी है, रिसोर्सेस हैं, और दूसरा उसको सर्व कर रहा है, लेकिन दोनों अनसर्टेन है। कल को नीचे वाला व्यक्ति जो प्रोक्लेरिएट है, जो श्रमिक वर्ग है, वो अपनी मेहनत से या अपनी क्षमता से इजाफा करता है, बढ़ाता है इसको, और वो क्या बन जाता है, पूंजीपति। इसका स्टेटस बदल गया। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वर्ग जो है वो खुली जाति व्यवस्था है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन की जो हम लोग बात करते हैं। जाति में वैसा नहीं है। तो जाति में आप जिस स्टेटा पे हैं वो स्टेटा फिक्स है। तो ये एज अ होल स्टेटा को बताता है, आपके समाज में आपके स्तर को बताता है। अगर हमने बात की कि समाज में 4 स्तर हैं, तो इस 4 स्तर में अगर आपका ये स्तर है तो वो फिक्स है। तो वो समाज, ये ब्रॉडर सेंस है, दिस इज पर्टेनिंग टू पर्टिकुलरली ऑक्यूपेशन। अब आते हैं जाति समुदाय के लिए, यानी कास्ट कम्युनिटी, द इम्पोर्टेंस और द फंक्शंस रिलेटेड टू द कास्ट कम्युनिटी। जातीय समुदाय, जाति समुदाय के लिए क्या क्या काम होते हैं। पहला होता है धार्मिक भावना की रक्षा। Defending the social, defending the religious इमोशंस। अब यहाँ पे क्या होता है, जब जाति को हम लोग थोड़ा सा डीप में देखते हैं, जब अंदर देखते हैं, अलग अलग जाति समुदाय को देखते हैं, तो प्रत्येक जाति समुदाय में उनके अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग देवता होते हैं। तो उस धार्मिक स्तर पर वो अपने जो भी उनकी भावनाएं होती हैं उसको बचाने का काम अब किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती है। उस समुदाय के सारे लोग, उस जाति समुदाय के सारे लोग मिल के उसकी रक्षा करते हैं। तो उनकी जो वो धार्मिक संस्कृति है वो अक्षुण्ण होती है। दैट इज दैट द रिलीजियस कल्चर दैट रिमेन्स अनचेंज, दैट इज रिटेन्ड
फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो रिटेन रहती है, वो अक्षुण्ण रहती है और आगे की पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। इट इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन सक्सेसफुली। तो हर जाति समुदाय में अपनी जाति के धार्मिक संस्कारों के प्रति विशेष रूप से भाव पाया जाता है। वो इसलिए अपने प्राणपण से उनकी रक्षा करते हैं। दूसरा होता है जो विवाह का कॉन्सेप्ट है, उससे होता है रक्त की शुद्धता बनाए रखना। To maintain the purity of the blood. This is the main concept why each and every caste has the concept that they are endogamy. They are following endogamy. तो रक्त की शुद्धता बचाए रखने का ये आपको मोस्ट ऑफ द कास्ट में देखने को मिलेगा। वो कभी भी दूसरे कास्ट में विवाह करना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि हमारी जो रक्त की शुद्धता है वो मेंटेन रहेगी। आप कई कास्ट देखिएगा, अभी हिंदुस्तान में बहुत सारे पारसी आपको मिलेंगे, तो पारसी अपने समुदाय में ही विवाह करते हैं, जबकि उनकी संख्या मतलब अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही कम प्रतिशत है हिंदुस्तान। तो रक्त की शुद्धता बनाए रखने का एक प्रमुख कार्य होता है जो वो जाति व्यवस्था के अंतर्गत रक्त की शुद्धता बताते हैं। ये चीज इससे बहुत बड़ा अंतर आ जाता है वर्ग से। वर्ग में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इंडीड वर्ग में क्या होता है कि योग्य पुरुषों की कमी हो जाती है। योग्य पुरुषों की कमी कैसे हो जाती है कि हर कोई अनुलोम विवाह करना चाहता है। तो यहाँ की जो इस वर्ग की जो कन्याएं हैं तो उच्च कुल का व्यक्ति देखती है या अच्छे, यहाँ पर उच्च कुल नहीं आएगा, वर्ग की बात हो रही है, अच्छा स्टेटस वाला। तो वर्ग में एक पर्टिकुलर वर्ग में हमेशा लड़कों की कमी हो जाती है। तो वो लड़के कहाँ से आएंगे? तो फिर जो जिनकी प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है, जिनका स्टेटस बदलते जाता है, वो ऊपर में आते हैं। तो यहाँ पर रक्त की शुद्धता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो केवल स्टेटस देखा जा रहा है। तो जाति जो शुद्धता है, रक्त की शुद्धता है, जाति श्रेष्ठता का जो भाव होता है वो जाति व्यवस्था का ही गुण है, और इसलिए उसमें रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए वो अंतर्विवाही है। अगला कॉन्सेप्ट आता है इसमें सामाजिक स्थिति का निर्धारण। ये दोनों में कॉन्सेप्ट समान आता है। दिस इज फॉर द होल कास्ट। सामाजिक स्थिति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल स्टेटस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल स्टेटस में क्या होता है, अब प्रत्येक जाति जो होती है वो उस जाति संस्तरण में अपनी जाति की स्थिति, अपनी जाति का जो स्टेटा है उसको मालूम है कि कौन सा स्टेटा है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्ग संघर्ष की बात नहीं आती है। यहाँ पे वर्ग में क्या होता है कि एक कैपिटलिस्ट है और दूसरा ग्रुप जो क्या होता है प्रोलेटारिएट है। इनके बीच में संघर्ष क्यों चल रहा है? वो ऊपर आना चाहते हैं, ये ऊपर बने रहना चाहते हैं और ये अपने नीचे वर्ग से संतुष्ट नहीं होते हैं। खुला है, मतलब वर्ग में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होती है। आप चाहते हैं आपका प्रमोशन हो जाए, आप चाहते हैं आप अच्छी नौकरी में आ जाए, आपके अंदर तो कॉम्पिटिशन है। मुझे मालूम है कि मैं किस जाति का हूँ, आपको मालूम है किस जाति का। तो जाति स्तर पर हमको एक दूसरे से ऊपर निकलने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, क्योंकि जाति संस्करण में हमारी स्थिति निश्चित है और वो जाति हमारी मृत्यु पर्यंत वही रहेगी, जाति नहीं बदलेगी। तो सामाजिक स्थिति का निर्धारण कर देती है जाति। ये बहुत अच्छी बात है जो हमको जैसा वर्ग संघर्ष में होता है उससे हमको बचाती है, हमको अनावश्यक संघर्ष से हमारी रक्षा करती है। अच्छा, और फिर होता है एक संस्कृति की रक्षा। संस्कृति की रक्षा, रिटेनिंग कल्चर। तो हाउ दे ट्राई टू रिटेन देयर कल्चर, अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं, अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं। हर जाति की अपनी विशेषताएं होती हैं और वो उस मोर ओवर इट इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट पार्ट। हम धार्मिक भावना को भी संस्कृति से जोड़ के देखते हैं और संस्कृति की अलग से ही बात करते हैं। तो प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक जाति की कुछ निश्चित संस्कृति होती है, उनका खान पान होता है, उनका पहनावा होता है, उनके रीति रिवाज होते हैं, उनके त्यौहार होते हैं। तो वो रिटेन तब होता है जब वो अपने जाति समुदाय में होते हैं।
तो एक समुदाय में जब रहते हैं, अपने जातीय समुदाय में, दे ऑल सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल वेरी हैप्पीली, वेरी रिलीजियसली। तो संस्कृति की रक्षा होती है ये उनकी जातीय समुदाय। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिल रही है, हम लोग चूंकि इसके फंक्शंस देख रहे हैं, डिसफंक्शन, अपकार्य नहीं देख रहे हैं, तो एक ये होता है जातीय एकता को प्रोत्साहन, जातीय एकता को प्रोत्साहन। एप्रिसिएशन टू द कास्ट इंटीग्रिटी, जातीय एकता को प्रोत्साहन। कैसा होता है जातीय एकता को प्रोत्साहन? आपको देखना होगा कि किसी जाति विशेष के लोग जो सक्षम हो जाते हैं अपनी जाति समुदाय के उत्थान के लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर कास्ट कम्युनिटी, दे स्टार्ट डोनेटिंग मनी, और द अदर थिंग दे स्टार्ट डोनेटिंग so that the other members of the same caste may get benefited, उनको उसका लाभ मिलता है। मैंने आपको उदाहरण बताया था, जबलपुर में एक संस्थान है, अखिल भारतीय दिगंबर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है, कोचिंग चलती है। तो जैन समुदाय के जो लोग होते हैं उसमें उनके जो संपन्न लोग हैं वो दान करते हैं, एक कोचिंग चलती है, वो उनके रहने के लिए भोजन की सारी व्यवस्था, पूरी कोचिंग वहाँ पे जैसे ही होती है। नो मैटर कि आप जिस विषय से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने विषय के अकेले कैंडिडेट हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे इस बार एग्ज़ाम देना है, मेरे विषय में और कोई स्टूडेंट्स नहीं है और मुझे उसके लिए किसी अच्छे प्रोफेसर की ज़रूरत है, आपको वहाँ बताना होगा, वो आपके लिए टीचर अरेंज करेंगे, वो उन टीचर का जो भी फीस होगा वो पे करेंगे और आपको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। कई जगह पे आप देखिएगा कि समुदाय विशेष की उनके अस्पताल होते हैं, वहाँ पे उस समुदाय के, उस जाति समुदाय के लोगों को निःशुल्क वहाँ पे चिकित्सा की सुविधा मिलती है, धर्मशालाएं होती हैं। आप उस शहर में जाते हैं तो उस जगह पे आपका रहना खाना बहुत नॉमिनल चार्जेस पे या ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो वो जातीय एकता को प्रोत्साहन मिलता है, यानी उनको लगता है कि हमको अपने जाति समुदाय के लिए कुछ करना चाहिए, और एक अगर शुरुआत हो जाती है तो वो कड़ी अनवरत चलती है। तो ये इसके फंक्शंस हैं जो हमको हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? कोई डाउट? अब आते हैं संपूर्ण समाज या राष्ट्र के लिए। हाँ, देखिए, एक्चुअली जो डिवीजन आप बोलते हैं ना कि दिगंबर और श्वेतांबर, तो ये हम मोटे तौर पे जानते हैं। दिगंबर दिख है अंबर, जिन्होंने वस्त्र भी त्याग दी है, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ये तो डिपेंड करता है कि वहाँ की जाति समुदाय जो है जिन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया है उन्होंने पर्टिकुलरली किसके लिए किया है। वहाँ पे जो है, वहाँ पे ऐसा डिफरेंस मैंने नहीं देखा, मुझे कभी ऐसा जाना हुआ वहाँ पे, ऐसा डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला। आप जैन हैं मतलब आपके लिए कुछ सुविधा है, लेकिन हो सकता है कि जिसने शुरुआत की होगी वो दिगंबर जैन से संबंधित रहे होंगे उस कल्ट से, तो उन्होंने उसका नाम अखिल भारतीय दिगंबर जैन ऐसा कर दिया। ये कई बार डिपेंड करता है। आप कई जगह पे ऐसा जाते हैं तो आपको अगर उसका लाभ नहीं भी उठाना है, कि आपको निःशुल्क उसका लाभ उठाना है, तो भी आप उनके कल्चर से परिचित होते हैं। मुझे अगर शाकाहारी भोजन करना है और मैं किसी नए शहर में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जहाँ पे मारवाड़ी भोजनालय दिख गया है, तो मुझे मालूम है कि अगर मारवाड़ी भोजनालय है तो वो 99.9% चांसेस हैं कि वो शुद्ध शाकाहारी होगा। आई प्रेफर। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि हमको उसकी संस्कृति की वजह से उसका फायदा मिलता है या समाज के अंदर उसका फायदा उठाते हैं, ये चीज़ ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग संपूर्ण समाज या राष्ट्र के लिए। तो संपूर्ण समाज या राष्ट्र के लिए अगर बात करेंगे तो अब क्या होता है कि जातीय तरीके से, जातीय जो समुदाय हैं
वो एक राष्ट्र के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है। संपूर्ण राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या होता है कि समाज का विकास होता है और रक्षा में सहायक होता है। समाज का विकास और रक्षा में सहायक। It is helpful in the development of society and its defense. आपने एक ऐसे समाज की कल्पना करनी है कि वहाँ पर अलग अलग जाति समुदाय हैं और सामाजिक संस्तरण की जो व्यवस्था होती है उसमें लोगों को अपना संस्तरण मालूम है। तो यानी दो अलग अलग समूह हो सकते हैं या एक से ज़्यादा ऐसे समूह हो सकते हैं जो परस्पर प्रतिद्वंदी हो सकते थे, लेकिन आपस में वो जुड़ जाते हैं क्योंकि वो एक राष्ट्र के अंदर है, एक भारतीय समाज के अंदर है। तो हमको अनावश्यक संघर्ष से बचाती है, हमारी रक्षा करती है और समाज का विकास होता है। आप अगर देखिए कि हम वर्गों की जब बात करते हैं तो वर्ग में क्या हुआ, मुख्य तौर पे एक प्रकार की आजीविका कमाने वाले लोगों का समूह एक प्रकार का वर्ग करते हैं और वह एसोसिएट होते हैं। तो वास्तव में जाति आधार पे भी तो वही काम हो रहा है। जिस जाति में है उसका एक अलग से कार्य सुनिश्चित हो गया। जब एक प्रकार का कार्य सुनिश्चित हुआ तो यही कॉन्सेप्ट तो इमारत बोलते हैं कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी है, जो कार्य का जो विशेषीकरण हो जाता है, विभाजन हो जाता है। आप एक प्रकार का कार्य करते हैं, कोई दूसरा एक प्रकार का कार्य करता है और समाज आगे चलता है। अगर एक जैसा समाज हो, सभी कोई कृषक ही हो जाए तो काम नहीं चलेगा उस समाज का। तो अलग अलग काम होना चाहिए। तो ये सारे के सारे लोग जो होते हैं जब अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं तो समाज का विकास होता है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमको ऐसा समाज चाहिए होता है जहाँ पे अलग अलग कार्य करने वाले लोग। तो ये समाज को उसी तरीके से बांटता है। इसीलिए इसके लिए जो J.H. हटल इस पे उन्होंने काम किया है, तो हटल बोलते हैं कि ये अद्वितीय संस्था है। हटल बोलते हैं इट इज द यूनिक इंस्टीट्यूशन, द कास्ट सिस्टम इज द यूनिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। क्योंकि ये अद्वितीय है, इसके जैसी व्यवस्था कहीं भी किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती। तो ये समाज का विकास करती है क्योंकि लोग अलग अलग जाति समुदाय में बटे हुए होते हैं और उनको अपने संस्करण मालूम होते हैं, उनके कार्य निश्चित होते हैं। तो जो प्रतिद्वंदी समूह है, द कॉम्पिटिटर, डिफरेंट कॉम्पिटिटर ग्रुप्स, दे आर ऑल्सो बाउंड टुगेदर एंड दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर टू डेवलप द सोसाइटी। दूसरा होता है फिर राजनीतिक स्थिरता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए, जब किसी भी देश में आक्रमण होता है तो वहाँ की सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। आप कई कल्चर को याद कीजिए अलग अलग देशों में जहाँ पे बहुत अच्छी संस्कृति रही थी उनकी, और जब विदेशी आक्रमण हुए तो वो पूरी संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई। भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसमें न जाने कितने आक्रमण हुए और भारत की जो मूल संस्कृति है वो आज तक रहती है। और वास्तव में उस मूल संस्कृति में भी अगर आप देखेंगे तो जो ग्रामीण संस्कृति है, ग्रामीण सभ्यता है, वो कभी करती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ जब भी बाह्य आक्रमणकारी आए, whenever it was invaded by the invaders, so all the different caste segments they were united together. उनका अपना कार्य करने का तरीका था और उनको आपस में तोड़ना संभव नहीं हुआ। काफ़ी हद तक अंग्रेजों ने कोशिश की, बाद के शासकों ने कोशिश की, लेकिन जातीय स्तर पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विभेद देखने को नहीं मिलता है। अभी भी आप समझ देखिएगा कि नाउ दे आर ट्राइंग टू पोलराइज द सोसाइटी
ये है वो है, लेकिन वो किसी क्षेत्र विशेष में वैसा देखने को मिलता है और बहुत जल्दी उस घटना का पर्दाफाश हो जाता है। तो जातीय संस्तरण हमारे यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इट वॉज वेल डिफाइंड सो दैट देयर वॉज नेवर बीन स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन डिफरेंट कास्ट जातीय आधार पर। तो ये हमारी जो संस्कृति इतने समय तक बनी रही, उसका प्रमुख कारण यही था कि हमारा जो देश है वो सामाजिक रूप से जातीय संस्करण में बटा हुआ था। तो ये होता है कि राजनीतिक स्तर पॉलिटिकली हम कभी अनस्टेबल नहीं हुए, यूर स्टेबल हमारी संस्कृति की चीज। फिर इसी को हम लोग बोलते हैं श्रम विभाजन, जिसको मैंने रिलेट कर रहा था, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर ही होता है समाज में। हमने कार्य को बांट दिया, हमने कार्य को बांटा। अभी आर्थिक वर्ग में हम देखते हैं कि आपको वर्क असाइन करना पड़ता है अलग अलग। आप जिस एग्ज़ाम के आप जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एज पर योर टैलेंट, एज पर योर एबिलिटी, यू आर गोइंग टू गेट द जॉब। लेकिन व्यवस्था आप देखिए, कई बार हम जाते हैं कॉलेज में और देखते हैं कि अच्छा जो प्रोफेसर साहब हमको पढ़ाने आए हैं उनको कुछ भी नहीं आता। वो अभी की संरचना ऐसी बन गई है कि वो उस जगह पर पहुंच गए। डॉक्टर ऐसी जगह पर बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए हैं, वो उनका नाम हो गया है, लेकिन एक्चुअली बहुत अच्छे बन गया, मतलब ही इज होल्डिंग अ गुड पोस्ट, इज अर्निंग वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी, बट इज डूइंग नथिंग। व्यवस्था बन गई। लेकिन आप थोड़ी सी चर्चा कीजिए, आप इस बात को देखिए कि जो पुरातन व्यवस्था थी, क्या वहाँ पे ऐसा होता था? बोलते थे नहीं, मिसमैच। यू आर ट्रेन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फॉर योर जॉब एंड यू आर इफिशिएंट, आप उसमें बड़े दक्ष थे। तो उसकी वजह ये होती थी कि श्रम विभाजन का जो तरीका था हमारे समाज में, वो इतने अच्छे से व्यवस्थित, इतने अच्छे से डिजाइन किया गया था, इतने अच्छे तरीके से संरचित किया गया था कि उसमें कभी भी हमको मिसमैच देखने को नहीं मिला। तो ये श्रम विभाजन का, और फिर क्या होता है कि जब आप किसी व्यवसाय को करते हैं और पीढ़ी से पीढ़ी को कार्य आपको हस्तांतरित होता है, the work is being transferred to you through the generations, then the different, what the specialty is that you get efficient in that work. आपको उसमें आप दक्ष बन जाते हैं। हर व्यवसाय के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, वो की पॉइंट किसके साथ शेयर किए जाते हैं? उस पीढ़ी का जो अगला आने वाला उसके साथ शेयर किए जाते हैं, तो वो और इफिशिएंट होते जाता है। तो श्रम विभाजन का मूल सिद्धांत ही तो यही है कि एक व्यक्ति जो जिस प्रकार का कार्य करना होता है उसको वही कार्य दिया जाता है, वो उसको दक्ष हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर हमने नहीं पढ़ा है। एक व्यक्ति पूरा काम करता और उसको आपने एक उस कार्य के एक छोटे से पार्ट के लिए आपने एफिशिएंट बनाया और कंटिन्यूअसली ही इज डूइंग द सेम वर्क, इट बिकम्स मोर एंड मोर एफिशिएंट। हमारे समाज में तो श्रम विभाजन का ये सबसे शानदार, सबसे उन्नत तरीका होता था। और जाति को, जो कि बाद में हमारे यहाँ पे पुनर्जन्म की धारणा आई, तो पुनर्जन्म फिर कर्म की धारणा आई। तो देखिए, पुनर्जन्म की धारणा और कर्म की धारणा को आप थोड़ा सा उसको सकारात्मक पक्ष में सोचिए तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। कर्म से पुनर्जन्म को जोड़ा गया कि अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपका जन्म अच्छी जगह होगा। तो आप क्या होते थे? अपने काम में और एफिशिएंट होते थे। जैसे मैक्स वेबर ने 4 सिद्धांत बताए थे कि प्रोटेस्टेंट समुदाय ने, कैथोलिक संप्रदाय ने ज़्यादा उन्नति की यूरोपियन समाज में। तो उनके 4 पॉइंट्स थे, सिंपल पॉइंट थे, तो मुझे याद है। कार्य ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। एक पैसा बचाना एक पैसा कमाने के बराबर। दक्षता के साथ कार्य करना सर्वोत्तम लक्ष्य की पूर्ति है। इफ यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क विथ योर ग्रेट एफिशिएंसी, सो दैट इज द बेस्ट वे टू अचीव योर गोल। तो देखिए क्या है
कि ये 2-3 पॉइंट सिंपल थे, लेकिन उसने पूरे कैथोलिक संप्रदाय में इस बात को इतनी दक्षता से किया, इतने अच्छे से उनको उनके ब्रेन में बिठाया कि आज भी आप कैथोलिक समुदाय के लोगों को देखेंगे तो वो इसी भावना से काम करते हैं और वो समाज उन्नति करते हैं। आई वर्क फॉर मेनी ईयर्स इन द क्रिश्चियन स्कूल होली क्रॉस एंड आई लर्न दीज थिंग्स। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से वो पैसा बचाते थे, बहुत अनावश्यक खर्च कभी नहीं करते थे। उस पूरे उतनी बड़ी संस्था में मैंने फिर बताया कि झाड़ू लगाने के लिए वो मार्केट से नहीं खरीदते हैं, वहाँ पर नारियल के पेड़ लगे हैं, उसकी पत्तियाँ निकलते हैं, उससे वो झाड़ू। तो जो गांव की लड़कियाँ वहाँ पे आती हैं, जिनको बताते हैं, जिनको पढ़ाते लिखाते हैं, पूरा काम संभालती हैं, दे बिकम इफिशियंट, वो झाड़ू बनाने में इफिशियंट हो जाती हैं और उससे वहाँ पर झाड़ू लगता है। नहीं तो उस संस्था में केवल झाड़ू के लिए, इतनी बड़ी संस्था है, वो लाखों रुपये का झाड़ू लगता है एक महीने, एक साल में। तो आपके कार्य करने का कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं। हमारे यहाँ पे क्या हुआ भारतीय समाज में कि जोड़ा गया उसको कर्म से और पुनर्जन्म से। तो हर व्यक्ति के पीछे धारणा ये होती है कि मुझे अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है तो अपने, और उसका कर्म क्या है जो उसको जाति व्यवस्था से मिला है, तो अपने काम में एफिशिएंट होता है। कोई बोलता है अच्छा चलो गलत करके दे दो, कौन देख रहा है, और ऊपर वाला देख रहा है। सम काइंड ऑफ द फीलिंग इट इज बीन एसोसिएटेड विद दैट कॉन्सेप्ट, तो वो उसकी उन्नति होती है और वो समाज तक है। हम पढ़ते हैं कि जब अंग्रेज हम पे आक्रमण किए तो वो यहाँ की हमारी जो कारीगरी थी वो देख के अभिभूत हो जाते थे। आप इमेजिन कीजिए कि एक पूरी बड़ी सी साड़ी को एक मैच बॉक्स में एक माचिस के डब्बे में रख दिया जाता था, एक कई गज की धोती होती थी उसको एक अंगूठी से पार कर दिया जाता था। तो इतनी अच्छी कारीगरी थी हमारे पास, और वो पूरा का पूरा हमारे समाज में इसी व्यवस्था से, इसी परंपरा से वो विकसित हुआ था। मलमल का ढाका हम पढ़ते हैं। तो ये जाति व्यवस्था की बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो फंक्शंस हैं वो आपको बता दें। अगला आता है धार्मिक सहिष्णुता और उदारता। धार्मिक सहिष्णुता और उदारता, रिलीजियस टॉलरेंस एंड काइंडनेस। हम बोलते हैं कि भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है उसमें उनके जो धार्मिक स्वरूप थे वो उनको टॉलरेंट बनाए। तो टॉलरेंस का यानी टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, हम अपने धर्म में कट्टर नहीं होते, हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना सीखते हैं, क्योंकि सारी जातियां तो आपस में जुड़ी हुई थी। तो एक दूसरे के जो धार्मिक भावनाएं थी, सो वी हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट रिलीजन्स और टू द religious belief of different religions. So that concept had given us the religious tolerance as well as the kindness towards the other religion. इस बात ने हमको दूसरे धर्मों के प्रति आदर का भाव सिखाया, इससे हमारी धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी। तो हम कभी भी एक जो भारतीय समाज है उसकी पहचान कट्टर के रूप में नहीं होती, वो उदार होगा। ठीक है, आपको पसंद है आप ऐसा करें, ये टॉलरेंस है। और वो हम लोगों ने जब इमारत को पढ़ा तो हमने चर्चा की कि श्रम विभाजन की एक अनिवार्य शर्त होती है। आपको आपके कार्य की स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं आप। इसको एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि जो इसकी तुलना हम लोग करते हैं सामाजिक सावयव से। The society gets developed in form of that means that integrity is known as organic solidarity। मैंने बताया था कि इमारत जो होता है वो दो प्रकार की एकता की बात करते हैं कि पहले का जो समाज था वो कैसा था, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, यांत्रिक एकता थी, और अभी आधुनिक समाज कैसा हो रहा है, वो यांत्रिक एकता, सावयव एकता यानी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो जैसे एक बच्चे का विकास होता है, अंग होते हैं उसके अलग होते जाते हैं, एक बीज है, वो बीज एक ही जैसा दिखता है, लेकिन समय के साथ वो पूरा का पूरा वृक्ष बनता है और उसके सारे पार्ट्स अलग अलग आइडेंटिफाई होते हैं। तो वैसा ही समाज होता है
तो इंडियन आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा समाज जो था जिसकी जिसकी जो पूरी विकासात्मक कहानी है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि इंटरडिपेंडेंसी है और आपको अपने काम में एफिशिएंसी है। तो ये श्रम विभाजन आगे बढ़ा था और जब डिपेंडेंसी रहेगी आपको दूसरे धर्मों के प्रति, दूसरे जातीय समुदाय के प्रति, तो धार्मिक सहिष्णुता उनका बढ़ना ये अनिवार्य है। कंपल्शन फॉर इंक्रीजिंग द रिलीजियस टॉलरेंस। फिर संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी